आपने की और बताया कि आपके जो जो होगा इसके पश्चात मैं शिक्षा आपसे मैं आमंत्रित करता हूँ आपसे डॉक्टर अरुण जी जैन वो आए और में तकनीकी के माध्यम से जुड़ करके जो उनके जीवन में बदलाव आया है, उनकी संस्था में जो बदलाव आया है उससे हम सबको अवगत कराए थे और मैं भी बात करूंगा। उपस्थित सभी महत्वपूर्ण इस प्रेजेंटेशन के दौरान हम और संजीव तीनों मिलकर प्रेजेंटेशन देने वाले थे। किसी कारण पर संजीव जी उपस्थित नहीं हो पाए, तो इस जिम्मेदारी को हम दोनों लोग मिलकर निभाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले टॉपिक प्रारंभ पहले इसमें एक छोटी सी लाइन जुड़ी है, जैन शिक्षा समृद्धि और हम। यहाँ हम एक बहुत बड़ी बात लेके आते हैं, आखिरकार हम ही क्यों चुना? क्योंकि इसमें हम 3 स्कूल प्रारंभिक एक प्रोजेक्ट के रूप में जैन शिक्षा समृद्धि के विजन को लेके प्रारंभ किए थे, रास्ता तय करना। आज हम 3 स्कूलों में क्या सीखा, क्या जाना और शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार किया, इसको परिलक्षित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमें ऐसा शब्द है जिसमें एक व्यक्ति का दायित्व सिद्ध नहीं होता, इसमें जितना हम हैं उतना अभिभावक हैं, उतने ही शिक्षक हैं और उतने ही छात्र हैं। जब चारों चीजें मिल जाती हैं तो हमारा विद्यालय का निर्माण हो जाता है। इसी बात को लेके हम आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी संस्था प्रारंभ हो, चाहे विद्यालय हो या कोई भी सामाजिक संस्था हो, उसके पीछे कुछ एजेंडा होता है, कुछ उसके उद्देश्य होते हैं, कुछ विजन होता है। हम बात करें जैन शिक्षा समृद्धि के उद्देश्यों की, तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य या हमारा उद्देश्य या हम सभी का उद्देश्य एक ही जगह पर केंद्रित होता है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारा कार्य है, जो कि जैन शिक्षा समृद्धि का केंद्र का बिंदु है। द्वितीय बात, राष्ट्र और समाज की समृद्धि हेतु कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को संस्कारों से ओतप्रोत करना, अनुशासन का बीजारोपण करना, क्योंकि कहा भी जाता है 14 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर जो भी डाल दिया जाएगा वो जीवन पर्यंत उसके अंदर रहेगा। अच्छी आदतें, बुरी आदतें, सब कुछ सृजन इसी उम्र में होता है, इसलिए इसको केंद्र में रखा गया है। अनुशासन के साथ साथ जैन संस्कृति को संरक्षण देना। सही मायने में कहें, आज बच्चे एक से अच्छी स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, ठीक तरीके से जैन संस्कारों का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, खान पान की आदतें बिगड़ रही हैं, उसको बचाना सबसे बड़ा दायित्व है। जैन विद्यालयों को समाज में स्थापित करना। विद्यालय हर गांव में, हर क्षेत्र में अपने आप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो एक बेसिक मापदंड है, कहीं ना कहीं ना उसमें अभी भी कमी है। उसको स्थापित करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है जैन शिक्षा समृद्धि। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रारंभ से ही बात चल रही है कि किसी भी संस्था यानी विद्यालय की अगर हम आधार स्तंभों की बात करें तो 4 आधार स्तंभ होते हैं जो कि विद्यालय का संपूर्ण निर्वहन करते हैं। लेकिन कई लोग इसमें बात करते हैं कि हम बच्चों को पहले लेके आए, कई बार हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोगों की सोच के बाद बात निकल के आए, कार्य करने के बाद बात निकल के आई कि सबसे पहले विद्यार्थी से ज्यादा आवश्यक है अभिभावक, उसके बाद फिर विद्यार्थी। तो हम लोग इस बात को भी यहाँ पे
बतलाने का प्रयास करेंगे कि ये बात कैसे सिद्ध होती है। अब मैं आमंत्रित करता हूं दिलीप जी को कि वो आए और प्रबंधन के बारे में प्रकाश करें। हम लोग अपने जीवन में आए हुए बदलावों पर बात करेंगे। यदि हमें अपने जीवन में आए हुए बदलाव को बताना है तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि पहले क्या था। तो मैं बताना चाहूंगा कि 2009 से 2013 तक मैं शिक्षण संस्था के माध्यम से शिक्षा से जुड़ा रहा। 2014 में मैंने अपने पूर्व दादा दादी की स्मृति में एक विद्यालय का विद्यालय प्रारंभ किया जिसका नाम था चिन्नई बंटू रामकेश्वर देवी जैन मेमोरियल स्कूल। 2014 में जब मैंने विद्यालय प्रारंभ किया, हमारे विद्यालय में 50 बच्चे थे, 3 शिक्षक थे, मैं और मेरी पत्नी, इस तरह के 5 लोग काम कर रहे थे। और 2017 तक आते आते जब किराए की बिल्डिंग में, किराए के भवन में हमारे विद्यालय है, और 2017 तक आते आते उस संख्या को हम 120 तक ला पाए। अधिक प्रयास किया, मेहनत की, लेकिन जिस तरह से हमें कार्य करना चाहिए था हमें नहीं पता था। विशेष डिग्रियां नहीं थी, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुई। उसी समय में शिक्षा संगति के साथ काम करने का मौका मिला और हमने काम किया। आज वर्तमान में कोरोना के बाद जहाँ सभी शिक्षण संस्थाएं जूझ रही हैं अपने हक को बचाने के लिए, मैं उसमें कह सकता हूँ कि आज वर्तमान में हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 525 बच्चे हैं, 32 लोगों का शिक्षकीय स्टाफ है, 5 लोगों का सपोर्टिंग स्टाफ है और हमारी स्वयं की विद्यालय का भवन है। हमारे जो परिवर्तन आया हुआ है विगत 5 वर्ष है, और जो परिवर्तन है वह हमने कैसे मूल रूप दिया है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी शिक्षण संस्था के स्तंभों के बारे में, तो कहते हैं शिक्षक, बच्चे और शिक्षक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन यह शिक्षा संगठन ने माना कि प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रबंधन को भी बढ़ते रहना चाहिए, लर्निंग हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम प्रबंधन का कार्य करते हैं, कोई विशेष व्यवस्था नहीं करते हैं, कार्य योजना नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही जैन शिक्षा संगठन के साथ हमारा जुड़ाव हुआ 2017 में हुआ से एनके सेठी जी जो थे, वह हमारे शिक्षक थे, वह हमारे विद्यालयों में उन्होंने विजिट किया और विद्यालयों में विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए वह उन्होंने हमें कुछ सुझाव दिए। उस सुझाव के बाद हमने अपने विद्यालयों में परिवर्तन लाए। उन्होंने फिर 3 महीने के बाद पुनः विजिट किया और जो बदलाव थे, जो कमियां रह गई थी, उनको बदलाव किया, उन्होंने सुझाव दिए, उनको बदलाव किया। उसके बाद सबसे पहले जो हमारे उत्तर भारत के प्रतिष्ठित विद्यालय है गोवा में, पाथवे स्कूल के नाम से, जो उत्तर भारत के 10 प्रमुख विद्यालयों में से एक है, वहां पर 2017 में अप्रैल में हम लोगों को विद्यालय के शिक्षकों के साथ शिक्षण का अवसर प्राप्त हुआ और वह जो शिक्षण है वह हमें शिक्षा की बाहरी दुनिया से अवगत कराया। हम अभी तक अपने गांव में कहते कुमंडूक थे, कुएं के मेंढक थे, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया से पता ही नहीं था क्या है। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में परिचय कराया। उसके बाद जून 2017 में जी मैं और मेरे शिक्षकों के साथ ही हमारे फोटो। उसके बाद जून 2017 में सनशाइन वर्ल्ड वाइड स्कूल गोवा का जो एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, वहां में प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। वहां गए और वहां हमने प्रबंधन की बारीकियां सीखी। प्रबंधन की बारीकियां आप कहेंगे क्या सीखा, तो हमारे पास कोई प्लान नहीं होता था, जैसी परिस्थितियां होती थी उस हिसाब से काम करते थे। जैसे मान लीजिए जुलाई आया, जुलाई में विद्यालय प्रारंभ करते, अगस्त आएगा, 15 अगस्त होगा तो यार तैयारी करने के,
शिक्षक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आया, उसकी कोई कार्य योजना नहीं थी, तो हमने वहां पर जाकर के पूरी कार्य योजना बनाना सीखा, मासिक कैलेंडर का निर्धारण सीखा। उससे क्या होगा, हमारे कार्यों में जिम्मेदारी होती। फिर हमने बजट बनाना सीखा। स्कूल का हमारा कोई बजट नहीं होता, जितनी फीस आएगी उस हिसाब से काम चला रहे हैं। बजट ही नहीं था कि कितना आएगा, कितना हमें शिक्षकों पे करना है, कितना बच्चों पे खर्च करना है। शिक्षकों पे, शिक्षक का तो कोई है ही नहीं। वैसा तो टीचर होते थे, 12वीं पास हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ, तो टीचर ट्रेनिंग रख लिया, अपने तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन फिर हमने एक बजट बनाना स्टार्ट किया, कितनी हमारी अनुमानित फीस होगी, उसमें हम कितना शिक्षकों पे खर्च करेंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, कितना शिक्षकों की कौशल पर खर्च करेंगे, और कितना हम अपने कौशल पर। उससे पहले हमने अपने कौशल खुद के सीखने के लिए एक पैसा भी नहीं लगाया। देखिए हमने कहाँ सीखा, हमने गोवा में संसार वर्ल्ड स्कूल, जो दीपक जी किताब उसके नियामक है, उनके माध्यम से हमने सीखा। और वहां उसके बाद फिर हमने बजट बनाना स्टार्ट किया, अपना वार्षिक कैलेंडर का निर्धारण किया, वार्षिक गतिविधियों का निर्धारण किया, और उसके साथ साथ हमने परिपक्वता। केवल शिक्षण के माध्यम ऐसा नहीं हुआ कि हमने गोवा में जाकर के या पास स्कूल में जाकर के शिक्षण किया और वहां हमारा काम हुआ। उसके बाद विजय जी और जवाहर जी का जो एक अभिभावक की तरह हमको डांटना, हमको समझाना किस तरह से काम करना। कभी कभी तो लोगों को लगता था कि हम जैसे कारपोरेट में काम कर रहे हैं, स्कूल हमारा है, हमें लगता था कि हम उनके कर्मचारी। लेकिन जब इस तरह का रिलेशन जब मिला, मीटिंग करना, मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाना, दिल्ली जाते थे हमारे घर के लोग कहते तुम जा रहे हो दिल्ली, क्या काम हो, दिल्ली जाओ, 1000 रुपए खर्च होंगे, 3 का समय होगा। लेकिन विजय जी अहमदाबाद से आते थे दिल्ली, और बैठ करके 3 लोगों से प्लानिंग करते थे, क्या प्लानिंग करना। तो वो हमें सिखाया विजय जी ने और जवाहर जी ने, और ऐसे लोगों से मिलवाया। वहां जाकर के हर बार हर मीटिंग में एक ऐसे व्यक्तित्व से हम लोगों को मिलवाया, तो हम लोगों को कहना चाहिए कि आगे के जीवन की, आगे के काम करने का हौसला मिला, उससे सीखने को मिला। साथ ही हमें इस प्रकार के हमारे सराउंडिंग में जो एरिया में जो स्कूल है, सक्सेस स्कूल है, संस्था है, उनमें जाकर पहले सीखते नहीं थे, किसी से पूछने में और सीखने में हमें सब आती। किसी से हम पूछेंगे तो उन्हें लगेगा कि इनको कुछ आता नहीं। तो हमने सबसे पहले सीखा कि प्रबंधन हो या शिक्षक हो, हमेशा ऑलवेज लर्निंग, हमेशा सीखते रहना चाहिए। अब हमारी प्रक्रिया है कि हमारा सीखने का नजरिया बदल गया है, काम करने का नजरिया बदल गया है, जिसके जहां भी हमें सीखने को मिलता है, यदि भारत के किसी भी कोने में कोई वर्कशॉप होगी तो मैं वहां जाने को तैयार है। या इनका कोई वर्कशॉप होगी, ऑनलाइन वर्कशॉप होगी, इसको मुझे लिंक मिल जाए तो मैं सारे काम छोड़ करके करने को तैयार है। तो वो जो जज्बा मुझे दिया, सीखने की प्रक्रिया थी, वो दी है जय शिक्षा संरक्षी ने, विजय जी ने, जवाहर। उसके बाद हमने अपने इंटर स्कूल जो आपस में स्कूल काम करते हैं, लोग 3 संस्थाएं काम कर रहे थे, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमें दिया गया था। तो उनके वहां आकर के हमने अपने शिक्षकों को उनके स्कूल में भेजा, क्योंकि जो हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम सब बेस्ट कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अपनी कमियां नहीं दिखाई। तो इंटर स्कूल विजिट किया, हमारे टीचर्स ने जाकर के महाराज में विजिट किया, द्वारा के टीचर्स ने जाकर साइगर में विजिट किया, साइगर के टीचर ने जाकर बक्सौर में विजिट किया, और जो बारीकियां थी, कमजोरियां थी, कमियां थी, जो अच्छाइयां थी, उनको नोट किया, अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया, और कमियों को बताकर के उन्होंने अरुण को बताया, अरुण अपनी रिपोर्ट जैसे कि ऑफिस अहमदाबाद को भेजी, और अहमदाबाद के माध्यम से हमें प्राप्त किया कि आपने क्या डिफरेंट है, क्या कमियां, या उनका एक सुधार की गुंजाइश कहाँ, वो हमने सीखा। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। उसके बाद भारतीय जैन संगठना, जो कि पुणे की संस्था है, वहां के शिक्षकों ने आकर के हमें बिल्कुल पूरा ही शिक्षा प्राप्त किया, और उससे हमने बच्चों को नैतिकता में कैसे बीजारोपण करते, जैसे कि तुमने बताया कि हमें नैतिक शिक्षा पढ़ाना भी नहीं है, और नैतिक दायित्व बताना, नैतिकता के गुण सिखाना है। यदि हम बच्चों को, हमारा उद्देश्य मिडल एजेंडा सबका होता है कि हम जैन दर्शन के सिद्धांतों को बच्चों में बीजारोपण करें। लेकिन यदि हम बच्चों को जैन दर्शन के सिद्धांत सिखाते हैं तो हमारे ऊपर एक आरोप भी लग जाएगा कि आप जैन का प्रचार प्रसार करते हैं, तो अन्य बच्चे आएंगे भी नहीं। तो कैसे हम घोल घोल करके सिखाएं, तो हमने भारतीय जैन संगठन के माध्यम से नैतिक मूल्यों के का निरूपण कैसे किया जाए बच्चों में, तो हमने सीखा। इसके बाद जो प्रबंधन के गुण थे, वह हमने उसके साथ, विजय जी हमें ट्रेनिंग देकर के ही या दिला करके ही शांत नहीं रहते थे, उसका फीडबैक भी लेते, उसकी ऑडिट भी करते थे
और ये चित्र जो आपके समक्ष है, अहमदाबाद में हमारे प्रबंधन की मीटिंग हुई और 3 दिवसीय मीटिंग, इतना टाइट शेड्यूल रहता था, पूरा प्रोग्राम रहता था कि हमने सीखा। इस तरह से प्रबंधन के गुण जो थे, आप विजय जी अपने एरिया में जिसमें उद्योगपति हैं और सक्सेस उद्योगपति, उन्होंने कैसे बारीकियां सिखाई। मैं जैसे आपको बताऊं कि पहले मैं टीचर, मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर है, हमारे यहाँ 30 लोगों का स्टाफ है। हम सही हमें शिकायत रहती है कि हम टीचर को इतना सिखाते हैं और उसके बाद में बदलाव नहीं आता। तो विजय जी ने हमें बताया कि सार्वभौमिक शब्द से इसको स्वीकार करो। जहाँ जिसको 1 लाख रुपए महीने में मिलता होगा, 5 लाख रुपए महीने में मिलता होगा, वो भी अपने काम में बेईमान रहता है, ईमानदारी नहीं रहता। यदि तुम इसको, जैसे आपको 5 से 10% लोग मिलेंगे जो पूर्ण रूप से ईमानदार होकर के काम करते हैं, 90% लोग कैसे होंगे जो अपने कामों में कहीं ना कहीं शिथिलता रखते हैं। तो आपको 90% लोगों को ध्यान दोगे तो 10% लोगों को अभाव कर दोगे। तो आपको फोकस करना है 10% लोगों पर कि वो कहीं डिमोटिवेट ना हो, वो मोटिवेट हो, उसके साथ साथ 90% लोगों का काम। आज इसका काम करके उसके ये परिणाम हुआ कि हमारा सारा का सारा स्टाफ बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। छोटे छोटे इशूज होते थे हमारे बीच में, टीचिंग स्टाफ में जो महिलाएं होती थी, क्योंकि महिलाओं के छोटे छोटे इशूज होते हैं, ईगो होते हैं, उससे हम लड़ नहीं पाते थे। तो वो हमें सिखाया विजय जी ने, जवाहर जी ने और प्रबंधन के वर्कशॉप में सिखाया और हमने अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाया। तो विजय शेट्टी जी गोवा में है, उनके माध्यम से एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अभिभावकों से कैसे जुड़ाव रखना है। अभिभावकों से जुड़ाव रखने के लिए अभिभावक संपर्क योजना चालू है। अभिभावक संपर्क योजना चालू करी। अभिभावक संपर्क योजना में क्या करना होगा, हमारे जो शिक्षक होते थे उनको नए व्यक्ति से मिलने में, उनकी मीटिंग कंडक्ट करने में परेशानी होती थी, तो आत्मविश्वास होगा। तो उनको तय किया, पूरा प्रोग्राम अहमदाबाद ऑफिस से आया कि आपको फोन करना है, फोन करके अभिभावक से टाइम लेना है कि मैं फला समय आपके यहाँ आऊंगा, आपके यहाँ बैठ के चाय पीना चाहता हूँ। और चाय पीने के साथ व्यक्तिगत बात करते करते फिर स्कूल की बात करते, क्योंकि जब स्कूल की बात करेंगे आपकी अपेक्षाएं क्या है, हमारा परफॉर्मेंस क्या है, यदि हम इस बारे में बात करेंगे तो एकदम से उड़े लेगा। तो हमने क्या किया, उनके साथ बैठ करके 1 घंटे का शेड्यूल फिक्स किया। पहले उनके परिवार की बात, यहाँ की बात, फिर बात करी हमने आपकी अपेक्षाएं क्या है, हम आपकी अपेक्षाओं पे कितने खरे उतरे, इस तरह की बात की। साथ में एक लैपटॉप लेकर के आते हैं, टीचर को उनके दायित्व के बारे में पूछना। आपकी अपेक्षाएं तो विद्यालय प्रबंधन से हैं, बच्चे से हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्यों पे कितने खरे उतर रहे, वो भी हम सिखा देते हैं। बच्चों में जैसे डेंटल की दांत की साफ करने की पीपीटी वगैरह है, कुछ ना कुछ करते जाते थे। और आजकल के वो अभिभावकों को बिना बताए तो 45 मिनट की 1 घंटे की रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। टीचर अपने बैग में या अपने पॉकेट में एक मोबाइल रखता था कि और रिकॉर्डिंग होती रहती, उनको आकर के हम सुनते थे तो विजय जी को हम भेजते थे। टीचर्स ने अभिभावकों से कैसे इंटरेक्ट किया, वो विजय जी सुनकर के उनके पॉइंट्स को लेकर के हमें निकाल के बताते हैं कि बेटा यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए। तो इस तरह की बारीकियों को हमने कहा सीखा। आज परिणाम ये है कि जो काम विजय जी करते थे पिछले 2 साल से, अब वो काम हम कर रहे हैं। तो एक परिणाम टीचर को काम करने की प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन करना, वो काम आज हम करने लगे। आज पहले हमें लगता था कि 10 लोगों को बांध के नहीं रख सकते थे, आज हमें लगता है कि 300 लोग हमारे पास होंगे तो 300 लोगों को बांध के रख पाएंगे, जो है बेस्ट काम करा पाएंगे। ये संभव हुआ है प्रबंधन के प्रशिक्षण के बाद। आगे बात करता हूँ, प्रबंधन के कार्य में समय समय पर नई बारीकियां उनको समझना और उनको समझाना। जैसे कभी राजीव जी के पास भी बैठने को मौका मिला, तो कभी सर के पास भी बैठने का मिला। तो सर ने भी बात की ना कि डेली बुलाए तो कभी एक वेन्यू वाला नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी बात है, दिल्ली जैसी जगह में 5 से 6 जगह अलग अलग मीटिंग, अलग अलग दुकानों में, अलग अलग शोरूम के अंदर, अलग अलग बिल्डिंग के अंदर हम लोग हर बार हम लोगों को नया एड्रेस मिलता था, पूछ के पहुंचते थे कि वहां पहुंचना है। तो एक हर तरीके से ट्रेनिंग मिलने का एक सौभाग्य मिला आगे बढ़ने। बीच में सासनी, जो कि सर का स्वयं का स्कूल भी है, सामाजिक स्कूल भी है सासनी में, वहां के जो टीचर्स हैं उनके बेस्ट टीचर्स की एक टीम बनाए
वो हमारे यहाँ प्रबंधन के लिए नए नए कोर्स सिखाते थे, टीचर्स का 2 से 3 दिन रुक के उनका मूल्यांकन करते थे, फिर उनको ये बताते थे कि आपकी क्या सुधार योग्य बातें हैं। एक एक टीचर को, जैसे आज कोई किसी स्कूल में डीओ आ जाए, डीओ आ जाए या कोई भी ऐसा चीज तो पूरा रिकॉर्ड जमा कर लेते हैं, दाखिला रजिस्टर लेके आओ, वो फाइल का सैंपलिंग करेंगे, 5 पेयर एक्सपेरिमेंट टिक लगा के इनको लेके आओ आपको, ऐसे ये लोग टिक लगा देते, जिसमें हम लोग शुरू में प्रारंभिक समय में डॉक्टर सौरभ जी थे जो ज्यादातर मेरे स्कूल को चुनते थे, और हम तो सोचते थे सर यही क्यों आते हैं, उनका आता तो बिल्कुल एक इस तरीके से अरे सर ये दो मतलब पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद फिर उन्होंने जो ऑडिट करना चालू किया, आज उसका लेकिन फायदा ये हुआ कि टीचर्स बिना कहे अपना सारा कार्य करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं, क्वालिटी इंप्रूव हुई, ये फायदा हम लोगों को हुआ। तो शासकीय टीम बीच में आके मूल्यांकन किया और उसको हम लोगों को बताया भी कि कैसे सुधार करना है। आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, सातवीं की जो टीम आती थी, टीचर की टीम आती थी, इस तरह से आती थी जैसे हम लोगों को कोई छापा पड़ रहा है और पूरा रिकॉर्ड चेक करना, अब आप अच्छा काम करते हो वीडियो भेजते थे, फिर आप अभिमत भेजते थे। अब वो अभिमत वास्तव में नोटबुक ले रहा है कि नहीं, आप फर्जी कर रहे हो, तो वो टिक करके आप इस क्लास सेकंड क्लास से किए आपको बुलाइए, थर्ड क्लास में बुलाइए, और सैंपलिंग अगर आपको बुला करके 1 to 1 वो बात करते थे, वहां में हम लोगों को बचते नहीं हो, फिर वो अपनी फीडबैक बना करके लिख करके पूरा जैसा टॉपिक का क्लास को देखते हैं। साथ में टीचर्स कॉपी जो चेक करती है, करेक्शन वर्क करती है, उसमें मिस्टेक होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको भी चेक करते हैं। 3 लोग स्टाफ होता था, एक प्रबंधन का नाम देखते थे, एक अध्यापक देखते थे और एक टीचिंग देखते थे कि क्लास में आपने क्या पढ़ाया, आपकी टीचर डायरी क्या है, टीचर डायरी का बच्चों की जो नोटबुक्स हैं वो चेक कैसे हुई है, बच्चों का इवैल्यूएशन जो हुआ है वो कैसे हुआ है, उस पर काम करते थे। पूरे दिन मतलब 6 घंटे इस तरह से काम होता था जैसे कोई रैंट पड़ेगी, और उसके बाद आपको अपनी रिपोर्ट बना कर देते थे कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, वहां काम करें। और सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूंगा कि जब जब भी हमारे स्कूल में 5 से 6 बेट हुई है, उनकी हिसाब में 3 बेट हुई है, लेकिन जो अगली बेट हुई है, अगली बेट में पुरानी वाली गलती हम लोग नहीं हो रहा है। तो यदि कोई कहे कि आपका अचीवमेंट क्या है, पुरानी गलती हमने फिर से नहीं दोहराई, ये हमारा अचीवमेंट रहा है। एक बात और बताना चाहूंगा, मुझे याद आ रहा है हमारे यहाँ जब हम किसी भी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते थे तो उसका एक ग्रुप होता था कि मान लीजिए हमें 15 अगस्त का कार्यक्रम करना है, तो छोटे लोगों को बजट नहीं होता था। वार्षिक आयोजन करना है, वार्षिक उत्सव का आयोजन करना है, उसका कोई बजट नहीं होता था। हम लोगों ने वार्षिक उत्सव का आयोजन किया, सबके निर्देशन में किया। जब हम लोगों सबके साथ में प्लानिंग के लिए 1 महीने की प्लानिंग की, उसका वार्षिक उत्सव का क्या मूल विषय होगा वो भी तय किया, सारे के सारे प्रोग्राम उस थीम पर होंगे। उससे पहले कभी किया बोले प्लान एरिया क्या होगा, कहाँ से कार्यक्रम होगा, चीजें सोचते नहीं थे, सोचते थे तक जो सबसे कम एरिया होगा वहां रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ आएगी, तो कहेंगे हमारा कार्यक्रम सबसे बड़ा एरिया चुना। बड़ा एरिया चुनने के बाद बजट फिक्स किया, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले कार्यक्रम में हमने 1,60,000 रुपए खर्च किया। हमारे हिसाब से 1,60,000 रुपए बहुत बड़ी रकम। धीरे धीरे जब कहा कि एलईडी लगाना है, सबको चेयर रखना है, सोफे करना है, सबको चाय भी पिलानी है, सबको नाश्ता भी करवाना है, अगली शर्त रखनी करना है कि जो पैसे हैं तुम्हें खर्च नहीं करना है स्कूल से, कि आपको अपने बजट से पैसे खर्च नहीं करने। कहाँ से लाएंगे, तो बोले आपको अभिभावकों से अपने संपर्कों से लेकर आना है। तो मीटिंग में तो कह दिया हाँ लाएंगे, लेकिन जब मैंने सोचा कि हमारा निजी विद्यालय है, लाभ हानि हमारी है, बच्चों से हम अभिभावकों से फीस लेते हैं, हमें कौन सेव करेगा। जब मुझे इससे तो कुछ कह नहीं पा रहे थे, जब मेरा जवाहर ने कहा कि सर कैसे जमा होगा, तो शुरुआत तो करो। शुरुआत जब हमने की, एक व्यक्ति के पास गए, हमने कहा वार्षिक उत्सव का आयोजन कर रहे हैं और हमें आपसे पुरस्कार चाहिए, करते करते हमने कहा पूरा बजट ले रहा है, हमने कहा 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए के में बच्चों को प्राइज देना है, तो एक काम करो 15,000 रुपए
तो जो पहले दिमागी ने पहली चीज करवाई और पहली जो सक्सेस मिली उससे हम लोगों का आत्मविश्वास, क्योंकि एक चीज और सिखाई मैं हमेशा डॉक्टर अशोक जी का रनिंग मैंने 2013 में ली थी। उन्होंने एक चीज सिखाई थी कि आपको निस्वार्थ कार्य करना है, निस्वार्थ कार्य को अपने जीवन का एक अंग बना, और जब से मुझे मौका मिला मैंने निस्वार्थ काम करता था। निस्वार्थ काम में जरूरी नहीं कि आपको पैसे खर्च करने पड़े, कोई ठेले वाला जा रहा है तो सस्ता दे दो, कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास ले जाओ, जो भी है वो मैं करता था। उसका परिणाम ये हुआ कि जिस व्यक्ति से मैंने जो कहा वो उन्होंने सहयोग किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे हमारे आयोजनों में जैन दर्शन कार्यक्रमों में आयोजन होते हैं, दिन प्रचलन की बोली लगती है, चित्तानावरण की बोली लगती है, मंच उद्घाटन की बोली लगती है, ऐसे ऐसी बोलियां हमारे यहाँ, और उन सबसे चित्तानावरण करने की, दीप प्रज्वलन करने की हमने किसी से 11,000 किसी से 400 रुपए करते हैं। जब मैं निजी विद्यालय चला रहा हूँ, निजी लाभ मैं ले रहा हूँ, उन बच्चों से मैं फीस ले रहा हूँ, देखिए सब संभव कैसे हुआ, विजय जी के और जवाहर जी के मोटिवेशन। तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उस कार्यक्रम में हमने 1,08,000 रुपए खर्च किए, केवल 8 से 10,000 रुपए हमें कुछ से लगाने पड़े, सारा का सारा कलेक्शन मैंने कहा देखिए। अब एक और बताना चाहूंगा कि हमारा विद्यालय के भवन नहीं था, जब मैंने विद्यालय का भवन बनाया, हमने कहा विद्यालय का भवन बनाना पड़ेगा। तो हमने जैसे कि पता चला कि जवाहर जी विजय जी देश की प्रमुख संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़े उनके इंडस्ट्रियल जो है उद्योगपति उनके मित्र हैं, कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र आते हैं तो बना रहे, जैसे कि हम सबके मन में आती है ना कि जवाहर विजय जी आएगा तो सुबह 6:30 बजे हमारे प्रस्ताव पहुंच गए मीटिंग के लिए। उन्होंने मुझे बताया, हमने अपनी भावना रखी, उन्होंने कहा बेटा मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें पैसा दिला सकता हूँ, लेकिन मैं दिलाऊंगा मैं दे भी सकता हूँ, मैं दिला भी सकता हूँ, मैं तुम्हें दिलाऊंगा नहीं, मैं दिला दूंगा तो तुम्हें कमजोर कर दूंगा। उस समय जो आशा विश्वास थी तो तुम डूबे हो गया, क्या करें। उन्होंने एक मंत्र दिया कि तुम लोग छोटी जगह पे रहते हैं, छोटी सोच होती है, हम सोचते हैं कि फला व्यक्ति हमसे जलता है, फला व्यक्ति हमारी सफलता नहीं देखना चाहता है, हमारा सपोर्ट करना चाहता है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, तुम कितने लोगों से जलते हो, तुम किसकी सफलता रहती है, किसी से, मैं सबको सबकी सफलता ले जाता, तो बोले सबके सब तुमसे भी सफलता कोई जल्दी रखते तुम्हारे तुम चिंता कर। अब बोले सूची बनाओ कि तुम्हारे पास, अच्छा उन्होंने चाबी बजट कितना है, विद्यालय भवन के लिए कितना बजट नहीं पड़ेगा, तो हमने सोचा कि अभी 2-4 कमरे बना लेंगे, किराए की जरूरत रहेगी, ठीक है 10 लाख। बोले एक काम करो, 10 लाख रुपए कैसे आएंगे, तुम अपनी बकवास ही अर्जित करना है। उन्होंने कहा एक सूची बनाओ कि तुम्हें 10,000 रुपए कौन दे सकता है बिना ब्याज के, कब वापस करूंगा पता नहीं है, लेकिन वापस करूंगा, कौन दे सकता है। जब मैंने सूची बनाई तो मेरे पास 250 लोगों की सूची हुई आसपास, 10,000 रुपए मुझे कौन देगा, तो मुझे अगली मीटिंग तो हुई, बोले कितनी सूची हुई, बोले 250 रुपए, बोले कितना हो गया, 25 लाख हो गया, तो ये कितना है 10 लाख रुपए, बोले फाड़ दो, वो सूची मैंने फाड़ दी। अब बोले एक काम करो, अगली सूची बनाऊंगा तो आपको 20,000 रुपए कौन दे सकता है, 10,000 रुपए 20,000 रुपए कौन देगा, और 20,000 रुपए तय करने के लिए गया, मैंने फिर सूची को रिवाइज किया तो 150 लोगों की सूची हो गई, 150 लोग 20,000 30 लाख रुपए, उसको भी मार दिया। बोले आप एक काम करो 50,000 रुपए तो माइनर इंडेक्स को कौन देगा, सूची बनाई, 100 लोगों की सूची आ गई, माइनर इंडेक्स देगा, 50 लाख रुपए का आंकड़ा हो गया। उसके बाद हमने 1 लाख रुपए से कम किसी से नहीं लिया, और आपको 10 के साथ कह सकता हूँ जमीन से लेकर के निर्माण किया, 60 लाख नहीं लगा, 60 लाख हो गया, और 60 लाख रुपए में जब मैंने जमीन ली थी ना, मैंने 15 लाख रुपए की जमीन ली, जितनी जमीन ली उसने कहा मुझे 8 लाख रुपए दे दो, बाद की पैसा बाद में दे दूंगा। 5 लाख रुपए मेरे बड़े टीचर थे, उन्होंने अपने पर्सनल लोन लिया, 3 लाख रुपए मेरे छोटे भाई ने दिए, 8 लाख रुपए रजिस्ट्री करा दी, केवल 94,000 रुपए मैंने रजिस्ट्री का खर्च किया, और 6 महीने में जमीन लेकर के बिल्डिंग बनाने का 60 लाख रुपए का खर्च किया। 6,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया है,
और चने में एक भी पैसा मैंने किसी शाहूकार से नहीं लिया, एक भी पैसा मैंने किसी बैंक से लोन नहीं लिया, सारा का सारा पैसा अभिभावकों से और अपने संपर्कों में आया। यह मेरी उपलब्धि है। एक और इसके बाद जोड़ना चाहूंगा, जब बात हुई तब मेरे यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम था, पीछे जमीन पड़ी थी, कुछ काम कर नहीं पा रहा था क्योंकि बजट की कमी स्वाभाविक है, हो गई थी। सर ने कहा क्या करोगे, उनके सर ऐसा बोले, ऐसे नहीं सर की नाते है आर्किटेक्ट है, फुल दिल्ली से लेके आए, उन्होंने विजिट कराया, उसका पूरा आर्किटेक्ट के द्वारा स्ट्रक्चर क्रिएट करवाया और उसको डेवलप करवाया। और इसका फायदा ये हुआ कि जहां मैं जो सोच रहा था उसमें कई सारी जगह वेस्टेज के रूप में जाने वाली थी जो हमें उपयोगिता में देती है। ये अंतर है जब किसी बड़े का हाथ होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी सर ने बात की वार्षिक कैलेंडर की, तो इसको समय समय पर हम लोगों ने बनाना सीखा। इसको हर एक बच्चे के घर, हर एक इंस्टीट्यूशन में, जैसे गवर्नमेंट का कोई कैलेंडर आता है, दादा साहब का कैलेंडर आता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन में बदलने का, इसको नॉलेज कैलेंडर के रूप में भी चेंज करने का प्रयास किया। 14 तारीख को अगर बाल दिवस है तो वो क्यों है, स्कूल किस तरीके से मनाएगा, उसकी प्लानिंग स्कूल में पहले से होगी। अर्थात आज से पूरा जून में ये पब्लिश हो जाएगा और अगले अप्रैल तक का पूरा प्रोग्राम हमारे अंदर पहले से रखा होगा। कौन सा टीचर करेगा, क्या कार्य करेगा, कितने बच्चे भाग लेंगे, उसमें क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसको बुलाना है, ये भी प्लानिंग हम लोग करके चलते थे। ये सीखा तो प्रबंधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बीच में केंद्रीय पदाधिकारियों का विजिट हमारे संस्थान में हुआ। जो विजिट का मूल्यांकन था उसमें भी बहुत सारे अंक हो गए। उस विजिट के बाद हम लोग को दौड़ के बुलाया गया, दौड़ के में तीनों स्कूलों का पूरा स्टाफ, वहां पे हम लोग की जो कमियां थी सामूहिक रूप से बताने का प्रयास किया गया। उद्देश्य था सीखो, बस सीखो। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक पाठ्यक्रम एवं समय सारणी तैयार करना, ये हमने सीखा। समस्त सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय एवं पारंपरिक रीति रिवाजों को वार्षिक कैलेंडर में किस जगह कैसे डालेंगे, ये भी डालना सीखा। क्योंकि दिलीप जी की कैलेंडर स्कूल का परिप्रेक्ष्य अलग है, हमारे स्कूल का अलग है, साहित्य का अलग है, लेकिन कार्यक्रम कोई होगा, डेट एक होगी, लेकिन मेथोडोलॉजी बदल जाएगी तीनों लोगों की। तो ये भी एक काम करना कि हम हैं लेकिन अलग भी, ये भी रखना सीखा। आगे बढ़ते हैं। समस्त विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया, साथ ही साथ उन बच्चों को उन स्वास्थ्य कर्मियों तक भेजने का कार्य भी किया। कोई भी टॉपिक आया, पढ़ने के दौरान फील्ड पे भेज दिया, डॉक्टर से बात करके, दोनों चीजें समाये थे। स्वास्थ्य परीक्षण स्कूल में बुला के भी कराया, एक निश्चित डेट पे कराया, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन लेना, गवर्नमेंट डॉक्टर से परमिशन लेना, उनको इनवाइट करना, मेडिसिन उपलब्ध कराना, ये सब चीजें गवर्नमेंट के तहत करना, 1 रुपए स्कूल से खर्च ना करना और उस उल्टा उनसे दवाइयां स्कूलों की फर्स्ट एड दे देना, ये भी यहाँ से सीखा। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई का मासिक निरीक्षण पहले भी होता था, हमेशा गवर्नमेंट के माध्यम में सीसी पैटर्न में हम लोग करते ही हैं, बट उसमें मेथोडोलॉजी क्या होगी, कोई नए तरीके से। एक बार याद है सर ने बोला कि हम इस बार सेंट्रलाइज करके हाफ ईयरली एग्जाम लेंगे, बड़ा मुश्किल का काम, तीनों स्कूलों की कुछ बुक्स भी अलग अलग, वो भी मैनेज करना। पहले से हम लोगों को टीचर से कहा गया एक एक दो पेपर आप बना के ले लो, तीन स्कूलों के क्वेश्चंस को फिर मर्ज करके भेजा गया। तो फिर एक्सपर्ट के पास वो कॉपियां भेजी है, और वो एक्सपर्ट कौन थे, वो शास्त्री की टीम थी जो ऑलरेडी हम लोगों को पहले से छापामारी का कार्य करते थे। उन्होंने फिर एक एक बच्चे का एवेल्युएशन करके हम लोगों को सुधार करने की जगह बताया कि कहां अपने आप में कमी है और हमें कैसे सुधार करना है। मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं का पारदर्शी कैसे बनाया जाए, कैसे एक एक अभिभावक के मन में उठा हुआ प्रश्न हम समाप्त कर सकें, ये भी हमने जानने का प्रयास किया और इसको उपयोग में लाया। आगे बढ़े। समय के अनुसार विद्यार्थी को नई संचार प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे नॉर्मली स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता। फर्स्ट क्लास के बच्चों को प्रैक्टिकल कैसे कराया जाए, ये हम आज भी करते हैं, वो भी लैपटॉप पे करते हैं।
लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से शुरुआत करना। वो ऐप टीचर्स अपने साथ ले जाते हैं और बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। हर छोटा सा बच्चा आज मोबाइल चलाना जानता है, पर सही दिशा क्या होगी वो हम देखते हैं। वो हमने जाना और हमने उसको उपयोग में लाया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष दो वर्ष में 225 से 250 दिन निरंतर पढ़ाई की व्यवस्था करना। अब सामान्य में गवर्नमेंट की कहती है, क्लास में पूछते हैं आपने कितने दिन पढ़ाया, लेकिन उसके लिए क्या व्यवस्था करना, किस दिन क्या होगा, कैसे होगा। कोई टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह क्या करेंगे। हम अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करा रहे हैं तो वो पढ़ाई से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा मैटर है। तो 200 प्लस दिन तो कम से कम स्कूल एक्टिविटी होने के बावजूद भी लगना, ये भी हम लोगों ने कार्य किया। स्पष्ट गृह कार्य नीति, बच्चे को जो भी कार्य दिया जा रहा है वो इंटरनेट के माध्यम से कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए। नॉर्मली होता है बच्चा एब्सेंट है तो उनके पास तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, तो वो भी कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए उस पर भी कार्य किया। कक्षा अनुसार समय ज्ञान की शैक्षिक व्यवस्था विद्यालयों में समुचित रूप से होनी चाहिए। अर्थात कक्षा अनुसार, जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में कोई टॉपिक आ रहा है और वही टॉपिक बच्चा चौथी में भी है, वही पहली में, लेकिन स्तर बदल जाता है। वो स्तर बदलेगा तो उसके हिसाब से कक्षा का माहौल कैसे बदलेगा, कैसे उसका टीचिंग एड बदलेगा, कैसे उसकी मेथोडोलॉजी बदलेगी, ये भी हम लोगों ने जानने का प्रयास यहाँ किया और उस पर कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। बेटे कक्षा में अनुमानित 25 से 30 पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ने कहा कितने बच्चे होंगे, तो मान्यता के समय पे फिर 30 बच्चे 40 बच्चे, एडमिशन 20 का होगा या 40 का होगा, हमने कोई अंतर नहीं समझा। लेकिन निर्धारित हो गया कक्षा में अगर 20 डेस्क हैं तो खाली भरे जाए, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, फिक्स कर दिया। चाहे उसके लिए नए कमरे बनाए, चाहे शिफ्ट पैटर्न अपनाए, चाहे बच्चों को पेरेंट्स को हाथ जोड़ के बनाया। बीच में एक दो सेशन ऐसे हुए जिसमें हमें 31 जुलाई को बाहर बोर्ड लगाना पड़ा और हाथ जोड़ के पेरेंट्स से कहना पड़ा कि सीजन खत्म हो गई। इससे भी हम निकल चुके हैं। और एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मैटर होता है अपने एरिया में कि लोग घर घर जाके एडमिशन कलेक्ट करते हैं और हम लोग अपने सीट से कहते हैं लोग सर सीट को लो। ये छोटी सी जगह में करना बहुत बड़ा मैटर होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय भवन की स्वच्छता का साप्ताहिक परीक्षण। अब इसमें एक मजेदार ट्विस्ट डाल देते हैं। नीरज जी बैठे हैं। नीरज जी का एक दायित्व था, स्कूल में आएंगे और पीछे से पता नहीं चलेगा सब कैमरा निकाल के फोटो खींच के जूनियर सर के पास पहुंचा देंगे। शाम को हम लोग की क्लास ये बाथरूम में आज के अंदर कब सीखोगे। और इतना इससे इम्प्रूवमेंट हुआ कि हम लोगों को इसमें जो स्वीपर थे उनको ट्रेनिंग दी, सफाई करने का तरीका सिखाया, आज चेक लिस्ट बनाई और उससे फायदा ये हुआ कि आज हम लोग की रूटीन में आ गई वो चीज। अब अगर छोटी सी भी गंदगी है तो हम लोग को खुद लगता है कि हम लोग कैसे करना है। आज हमें जिस चीज से हम जुझार पर दिखाते दिखाते यहाँ तक पहुंचे तो आज अपने आप लाइफ में कुछ चीजें ऐड हो गई। तो बहुत बड़ा चेंज आया। बच्चों को इससे जोड़ा, वेस्टेज मटेरियल भी यूज किया, उनको प्लांटेशन की हैबिट डाली और भी फ्रेंडली उनके लिए कार्य के लिए प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के स्कूल बैग का वजन सरकार द्वारा निर्धारित मान से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था नॉर्मली कि ये वाला पब्लिशर आया, काफी सारे स्कूल्स में आज भी है परसेंटेज पे काम होता है। इसको खत्म करने के लिए हमें चलानी, फिर क्या करेंगे सीधे गवर्नमेंट की बुक्स चला दो। कौन सी चला दो? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की 65-60 रुपए की किताब होती है, 61 रुपए की पड़ी, 64-65 रुपए की बिकती है। अब जितना हमें मिलेगा या फिर मार्केट में होगा तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। फिक्स किताब है, उसकी जगह पे आपको लेना डिजिटल मटेरियल, डिजिटलाइज तरीके से बच्चों के लिए डालो। तो आर्ट एंड क्राफ्ट है, जीके है, कंप्यूटर है, मोरल एजुकेशन है, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, जो भी चीजें हैं सब कुछ डिजिटलाइज हमने कर दिया। ऑटोमेटिक बजट घट गया। बच्चों की कॉपियां पहले होता था कि किसी पब्लिशर ने कहा इसके लिए वर्कशीट लगा दी, वर्कशीट भी लगा दी, चेंज किया उसको दूसरे पैटर्न पे लाया, ऑनलाइन पैटर्न पे ला दिया। बच्चे का कुछ वर्कशीट का काम ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम से कर दिया, चेंज किया और इस जाना समझा ऐड किया आफ्टर ट्रेनिंग प्रबंधन की ट्रेनिंग से। जी बीच बीच में हम तो ठीक है, नीरज जी आते थे किसी भी बच्चे का बैग पकड़ लिया, बताओ कितना बचा और रिपोर्ट ऊपर शाम को क्लास में। तो ये सब चीजों से जूझे। बीच दो तीन मुख्य बिंदु और बताना चाहूंगा। वो इम्पोर्टेंट है। अभी वर्तमान में एमपी में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, जिससे विद्यालय को और बच्चों को बहुत बड़ा डर है। अभी आपको बहुत बड़ा डर है, लेकिन हमें डर नहीं है।
हमें इसलिए डर नहीं है कि हमारे 2019 में बोर्ड परीक्षा हो चुकी है। धीरे धीरे शासनिक की जो स्टाफ था, स्कूल था, वहां से सारे पेपर बनाए, वो पेपर हमारे पास आया, उसका एक सर्टिफिकेट था, लिफाफे में रखे होंगे, जैसे बोर्ड में तीनों की टीम होती है तब खोलेगी, सारा का सारा बंद कर करके सारी की सारी कॉपी साथ में जाए। तो हम पहले बोर्ड परीक्षा पहले आयोजित कर चुके हैं, इसलिए हमारे बच्चों को और हमें कोई डर नहीं। ये दूरदर्शिता का परिणाम है, ये दूरदर्शिता दिखाई देगी। एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे विद्यालय प्रबंधन कई सारे लोग यहाँ हैं, हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, हमारे यहाँ के लोग मेंटलिटी है कि फीस टाइम से नहीं देती। कितने लोग ऐसे करते हैं कि फीस नहीं आती, मुझे लगता सब लोग करते हैं। हम लोग भी बहुत जूझते थे सब, और डरते भी थे। डरते इस बात के लिए थे कि तुमसे ज्यादा बात मांगेंगे, हो सकता है वो नाम बैठा के दूसरे स्कूल चला जाए, दूसरा स्कूल जो बैठा हुआ है वर्क करने के लिए। तो विजय जी ने हमें सिखाया कि बेटा अच्छा काम करने के लिए, सशक्त प्राप्त करने के लिए तो कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते। कड़े निर्णय कब ले पाओगे जब आपकी क्वालिटी मेंटेन करो, जब आपके काम में दम होगा, दुकान में दम होगा, सामान में दम होगा, तो आप जैसे चाहोगे वैसे बेच सकते हो। तो हमें तैयार किया इस बात के लिए। आपको बताना चाहूंगा, 88 लोगों के पीछे नहीं बना, किसी भी विद्यालय के लिए ऐसा निर्णय लेना बहुत बड़ा कठिन काम है। और 88 लोगों को उनको बुला कर, ऐसे नहीं कि आपको पीछे ले जाओ, ऐसा हमारा ऐसा नियम है, और आपको फीस टाइम से जमा करनी पड़ेगी। मेरा काम मैं अपना करूंगा, आपको काम अपना करना पड़ेगा। आप चाहो तो चले जाओ। अब 88 लोग फीस क्यों जमा कर, तो किसी क्यों ले लेंगे, आप कहोगे कि आप में तो कम नहीं होगा, फिर तो उनको पता था पहले, क्योंकि मानसिकता थी कि पिछले साल कोविड का है, इस साल भी कोविड की संभावना होगी, कहीं ना कहीं स्कूल बंद होगा, तो आधी आधी चीज काम चलेगा। और फीस भी बढ़ा दी, 20 से 25% फीस भी बढ़ा दी। तो उन लोगों ने, हमने कहा अब अच्छा 88 लोगों की फीस जमा की थी, लेकिन 133 लोगों ने हमने एडमिट किया। तो आज हमारी संख्या 525 बच्चों की संख्या हमारे पास। एक बहुत बड़ा, हमारे स्कूल प्रबंधन के सब लोग बैठे हुए हैं। जब कोविड आया, कोविड में सब लोग सुस्त हो गए, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन एक दूरदर्शिता का परिणाम है विजय जी की और कमल जी, मैं बताना चाहूंगा। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, पहला जनता कर्फ्यू हुआ, जनता कर्फ्यू के बाद मुझे याद है 10 से 12 दिन बीते हो गए, और आपने जून मीटिंग कर रखी। अब जून मीटिंग जिनका नाम नहीं सुना, तो जून बोले डाउनलोड, फोन से डाउनलोड करना सिखाया थे, जैसे करना सिखाया। और हम लोगों को मोटिवेट किया कि आप चिंता नहीं करो, अब जो समय आएगा अच्छा ही आएगा, अच्छा ही आएगा। और दूसरे स्कूलों से बात करें, आगे मैंने बात की तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 400 बच्चे थे, 500 बच्चे थे, अब संख्या 300 पे रह गई, 250 पे रह गई, क्यों रह गई, और हमारे यहाँ संख्या बढ़ गई। उसका परिणाम है कि हमने उस नकारात्मक समय में भी सकारात्मक काम किया। हमने क्लासेस कंडक्ट की, अभिभावकों की ट्रेनिंग कंडक्ट की, बच्चों की वर्कशॉप कंडक्ट की ऑनलाइन, और साथ साथ में हमने अपने टीचर्स को ट्रेन जो प्रोग्राम था, हमने अपने 16 टीचर्स भाग लिए थे, हमारे अंदर 7 शिक्षकों ने भाग लिया था, और उनमें हमने काम किया। उसका परिणाम ये है कि अब हमें किसी पासवेज स्कूल की, ऐसा नहीं कि मैं उनका उदाहरण हो रहा हूँ या गोवा स्कूल की जरूरत नहीं है। अब हम अपने टीचर्स को खुद ट्रेनिंग दे सकते हैं। और ये जो महत्वपूर्ण काम कराया है वो कमल सर, जवाहर सर और विजय सर जी की दूरदर्शिता का परिणाम। कब तक दूसरे स्कूल में जाते रहो, आपको अपने एरिया में ऐसे आपको दिखाना है कि दूसरे स्कूल से दिखने के लिए आप आपके यहाँ, मैं विकास जी हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके स्कूल की बेच करने के लिए गया, तो उन्होंने सिखाया कहाँ से आप सीख सकते हो। मैं भी चाह, और हमारे स्कूल में भी आसपास के एरिया के लोग हमसे मीटिंग करते हैं, बात करते हैं कैसे आप सफलता प्राप्त करें, तो हम बताते हैं। ये सब परिणाम प्राप्त हुआ है प्रबंधन से और शिक्षकों। आपने वो बात नहीं बताई कि आप 200 रुपए की फीस 3 पर बढ़वा दी, वो बात बताओ। जब हमने फीस बढ़ाई तो हमें डर था लोग चले आएंगे, सर ने कहा कि कुछ काम करना तो करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया 25% फीस बढ़ाई, 25% फीस बहुत होती है ना। फीस बढ़ाने के साथ ही एक भी एडमिशन नहीं है। और आपको एक चीज बताना, पहले जब मैं फीस कलेक्शन करता था, पहले का वक्त बताएंगे, मैं फॉलो करता था, अच्छा वो फीस हो जाएगी क्या, तो एक काम में काम करते हैं, मतलब जैसे चंदा का कलेक्शन करते हैं ना, दान मांगते चंदा करते ऐसे मंगाने पड़ते। और कभी कभी तो हमारा हम लोगों ने स्वाभिमान होता था वो भी चला जाता, कभी कभी गुस्सा आती थी क्या काम क्यों कर रहा है, इतनी बड़ी रिस्क है।
इतने बच्चों को संभालना, ऐसा काम करना और ऐसा। लेकिन जब इस बार की आपको बताऊं कि हमारा सबसे पहला और हमारी चीज और बता रहा हूँ, विजय जी ने मुझे सबसे हम लोग को स्टेटस दान किया। उन्होंने एक चीज पूछी कि तुम लोग अपना पेमेंट कैसे करते हो, तुम लोग अपना पेमेंट कैसे करते हो, सामान लेने जाते हो। हमने कहा स्टेट में क्या सामान साल भर खरीदते हैं, साल के बाद मार्च या अप्रैल को पेमेंट करते हैं, 25,000 जो हुआ एक साथ पेमेंट करते हैं। और बोले टीचर्स का पेमेंट कैसे करते हो, तो टीचर्स का पेमेंट बोले कि जब पैसा आ जाता है तो सैलरी दे देते हैं। तो जवाहर जी ने मुझे आज एक चीज कही थी कि किसी व्यक्ति की अगर नियम है, किसी व्यक्ति की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जाता है, ऐसा नियम होता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप किसी भी दुकान से उधार नहीं देते। एक साल तक हमने क्या काम किया, किसी भी दुकान से उधार नहीं दिया। आज हमारे यहाँ इतने बैंकर्स हैं, किसी का अकाउंट नहीं, आपको एक दिन के लिए जाना है, आपका पैसे नहीं है, आप अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, अगले दिन नहीं क्या हमारा कोई अकाउंट नहीं। मतलब कि घर के कामों के लिए वो स्कूल दे, दूसरा काम है टीचर की सैलरी के लिए लिमिट है। बोले हर महीने की 5 तारीख को आपको सैलरी लगेगी, हमने कहा पैसा तो आता ही नहीं, वहां दे देंगे, बोले हम देंगे। और तो एक दो बार हमें जरूरत भी पड़ी कि 5 साल से पहले सबको लिख करके देना पड़ा कि हमें 1 लाख रुपये, वो 1 लाख रुपये दे तो दिया, अब कब वापस करोगे वो भी बताओ, क्योंकि यदि आपने दे दिया तो काम चला कर भूल जाओगे। तो उन्होंने कहा कि आप डेडलाइन तय करें, 5 तारीख को आप सैलरी दे दो। हमने तय किया कि 5 तारीख को पीछे से सैलरी दे देंगे, यदि नहीं देंगे तो क्या करेंगे, कभी कभी परिस्थितियां नहीं तो तय किया कि हम 20 के दिन के हिसाब से हर किसी को पैसा देंगे। हमने एक साल इस पर मेहनत, और जो पैसा हमने सबसे दिया उसकी भी डेडलाइन तय की, आप 10 तारीख 5 तारीख को ले रहे हो, कब दोगे 15 तारीख को, 15 तारीख को नहीं हुआ, 15 तारीख को शाम को फोन आ गया तो वो पेमेंट नहीं आया। उस समय बुरा लगता था, सच बताऊं कि जब फोन आता था तगाने के लिए बुरा लगता था। लेकिन आज वो यदि तगाना हुआ होता, वो सीखना नहीं हो तो हम लोग आज मैं जितने पढ़ गए, मैं यहाँ आया हूँ, हमारे टीचर से कैसे जाता है 5 तारीख तय की, 5 तारीख चले जाते हैं। आज मैं बच्चों बताना चाहूंगा 2014 से 2022 तक पहली बार है कि हमारे स्कूल के अकाउंट में 4,48,000 रुपए, इससे पहले कभी नहीं। सैलरी देने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, सैलरी नहीं है, और आज एक भी टीचर को कैश सैलरी नहीं जाती, सारे अकाउंट पे ये संभव हुआ है, एक दूरदर्शिता का परिणाम। चूंकि समय काफी हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड नहीं चलूंगा, तो प्लीज डोंट माइंड आगे बढ़ते हैं। स्कूल बैग की बात कर चुके हैं, साथ ही विद्यालय में केवल शाकाहारी भोजन के चयन हम हैं और चयन संस्था है हमारी। तो सबसे पहला बच्चे के लिए जब एडमिशन होता है तो पहले उसमें एक पॉइंट ये भी होता है, कोई भी ऐसा सामग्री स्कूल नहीं आएगी तो उसी दिन स्कूल निर्णय लेगा आपके बच्चे का नाम दुरुस्त करने का। बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी है, इसको लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नगर के बुद्धिजीवी या कोई भी ऐसे महान लोग जो नॉलेज रखते हैं, उनको बच्चों से इंट्रोड्यूस करना, उनके अनुभव शेयर करना, ये भी हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वार्षिकोत्सव में अभिभावकों को आमंत्रित कर विद्यालय की गतिविधियों से अवगत कराना, अर्थात बीच बीच में स्कूल में क्या एक्टिविटी चल रही है उससे इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय की प्रगति के लिए योजना को तैयार करना, विद्यालय का वार्षिक आय व्यय का पारदर्शी विवरण तैयार करना, बिल्कुल प्रॉपर बजट बनाना वो भी सीखा, और आज सत्र शुरू होने के पहले उस पर कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ बच्चों का आईडी कार्ड बनाना एक मस्ट है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे सामने है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल का उत्साह न्यूज़पेपर की सुर्खियों में देना, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, पहले जब शुरू में मीटिंग होती थी तो एक एग्जांपल है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये जवाहर जी का बहुत कॉमन हम लोगों के उस समय एक एग्जांपल भी देते थे, और उनका कहना भी था, एक तरीके से कटाक्ष भी था। आपने क्या किया, इसको पता हाईलाइट कीजिए।
आप एडमिशन मत मांगिए, लेकिन लोगों के दिमाग में डाल दीजिए कि हम में इक्वालिटी है, तो लोग खुद पूछ के आएंगे कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। तो इसके लिए एक अगर न्यूज बनी तो कम से कम 5 से 6 न्यूज पेपर मिल जाए, दो तो छाप ही देंगे, 3 तो छाप ही देंगे। तो इतना प्रयास करना कि कुछ तो रिजल्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन द्वारा विद्यालय की गतिविधियों को समाचार पत्रों के माध्यम से सामान्य जन तक जानकारी पहुंचाना, रवि सत्र की विशेष योजना व लक्ष्य निर्धारित करना, जो हम लोगों ने अभी बात की। इससे पहले आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन द्वारा योजनाबद्ध तरीकों से घर, स्कूल एवं नगर की सफाई योजना के लिए कार्य करना एक बहुत बड़ा एजेंडा था। याद है 2 अक्टूबर के दिन बच्चे घर घर जाके लोगों का घर का दरवाजा खटखटाया। साथ ही साथ अगर जैसे मार्केट से गुजर रही रैली तो बच्चों की सबको बनाएंगे, बहुत प्रैक्टिकली था। और उनके हाथ में घंटी भी दे दी एक छोटी सी ग्रुप में। और जहां भी कोई चाट की दुकान है तो ज्यादातर लोग फुल्की पिया, गोलगप्पा, मतलब काफी लोग उसे बतासा, पानी बतासा बोलते हैं, तो उसको खाया, कहीं भी उसको फेंक दिया, दोना खाया उसको फेंक दिया। उस दुकान के पास जाके घंटी बजाया, उसको ट्रॉफी दे दी और उसको बच्चों ने हिदायत भी दी। परिणाम ये हुआ कि हम लोगों की रैली खत्म हो गई, कुछ टाइम हुआ कि और स्कूल ने तुरंत उसका अनुसरण करना चालू कर दिया। और एक सफलता की निशानी भी सबका कहना है कि जब हमारा कोई अनुसरण कर ले, मतलब समझ लो कि आप सही दिशा में जा रहे हो। कुछ कहना चाह रहे हैं ये जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान को हमने रैली के रूप में नहीं किया। कुछ 2 अक्टूबर आने से पहले, शायद 1 महीने पहले हमारे पास तारीख आ गई कि आपको कैसे काम करना है, विजन के रूप में काम करना है। हमने तो इससे योगा बनाया। हमारी क्लास सबसे पहले हमें बच्चों को सिखाना अपनी क्लास को स्वच्छ से बनाना है। हमारा विद्यालय सबसे सुंदर, फिर हमें अपने स्कूल को अच्छा बनाना है। 1 महीने तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिर घर के आसपास हमारा घर सबसे प्यारा, ऐसा करके स्लोगन था। फिर हम अपने घर को साफ करना है। तो घर में जहाँ कहीं गंदगी है, एक कोना दिखता है, उसमें भी आपको मिलेंगे। बच्चा पंखे के ऊपर की दस निकाल रहा है, कहीं कोने को साफ कर रहा है, और साफ करके वो पिक्चर डाल करके आपको उसको एविडेंस भी देना, हमारे व्हाट्सएप को बदल कर। फिर हमने बनाया हमारा नगर के लिए हमने ऐसे आए थे। तो रैली केवल नारे लगाते हुए रैली, जगह जगह हमने बच्चों को उससे हमें सिखाना भी था। हमने जगह जगह 5-6 स्थान ऐसे तय किए जहाँ नुक्कड़ नाटक, और एक नुक्कड़ नाटक अलग अलग जगहों का अलग अलग नुक्कड़ नाटक, जिससे हमारे यहाँ 60-70 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और एक जो स्लोगन लेकर के रास्ते में मिलने वाले एक एक लोगों को जाकर के संपर्क किया, और संपर्क करके उनको बताया स्वच्छता के महत्व के बारे में। तो उसका परिणाम हुआ कि हम लोगों को एक जो है सबसे बड़ा उदाहरण दिया पब्लिशिंग उस प्रोग्राम से, क्योंकि उसकी तैयारी में इसका मैसेज जो था, बच्चों ने अपने घर के आसपास पहले 1 महीने पहले दे दिया, अपने घर के अध्यापकों को दे दिया, स्कूल को कर लिया। इससे बहुत बड़ा काम है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि विजय जी ने हमें सिखाया, बेटा जैसे हम आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उसको आपको भी अपने एरिया में दूसरे लोगों के साथ काम, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, आपको दूसरों को भी सिखाना है। तो क्या किया कि हमने अपने आसपास के शासकीय विद्यालयों को चयन किया, और शासकीय विद्यालयों को चयन करके उनके बच्चों के लिए वर्कशॉप आए। हम अपने यहाँ लैपटॉप लेके जाते थे, प्रोजेक्टर लेके जाते थे, अपने टीचर्स को ले जाकर के उनके लिए वर्कशॉप आयोजित करते, और वो उन बच्चों के लिए काम, उनके बच्चों के स्कूल के बच्चों के लिए बैग्स वगैरह देना या की सामग्री वगैरह देना, वो भी काम किया। बोले आप जब सामुदायिक काम करोगे तो आपके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ेंगी, और आप सक्सेस आपके साथ सक्सेस जोड़ोगे। तो ये सब चीजें पहले हम नहीं करते। हमको दूसरे लोग क्या काम करते, हम तो पहले तरीका था लेना जानते, देना नहीं जानते। देना सिखाया किसने, चल, और देना तो अपने आप आ गया। अभी जो बात चल रही थी टॉयलेट की, शुद्ध पानी की व्यवस्था की, आरओ फैसिलिटी, बच्चों को शुद्ध पानी के लिए, छना हुआ पानी के लिए, इस पे कार्य करना। आगे बढ़ते हैं। अध्ययन कक्षों में समुचित रोशनी, के पक्षों एवं संसाधनों की समुचित व्यवस्था और सार्वजनिक रखरखाव, जो उसके लिए टीचर की ड्यूटी, उसके उसके एक्स्ट्रा कार्य देना क्या आपका एक कार्य है। आगे बढ़ते हैं। भवन में आवश्यकता बच्चों की उपलब्धता, विद्यालय प्रयोगशाला, पुस्तकालय इत्यादि को लेके आना, कक्षा के अंदर लाइब्रेरी लाने का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से चालू हुआ। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल का डेवलपमेंट करना, बच्चों को कॉन्फ्रेंस हॉल में बोलने की प्रैक्टिस कराना विभिन्न एक्टिविटियों के माध्यम से। आगे बढ़े।
प्रोजेक्टर का उपयोग हर एक बच्चा उपयोग करना सीखे, हर एक टीचर उपयोग करना सीखे, ये सब यूज किया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानाचार्य कार्यालय में स्वागत प्रतिष्ठा का रखरखाव, उसका मैनेजमेंट कैसे हो, भवन में समुचित फायर फाइटिंग उपकरणों की व्यवस्था एवं प्रयोग करने का प्रशिक्षण भी एक एक शिक्षक को दिया गया कि कभी भी दुर्घटना किसी से कहीं नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। नाम के बोर्ड एवं अन्य ज्ञान उपयोगी चित्रों का उपयोग करना, कक्षा के अंदर घंटे को जो लगेगी, साथ ही कमरों के अंदर जैसे मान लीजिए कक्षा के सिलेबस से संबंधित कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कक्षा में दिखाए जा सकते हैं, तो उनको विभिन्न पोस्टर्स के माध्यम से कहाँ कैसे लागू वो भी फोकस किया इसको लेके। स्वच्छ प्रार्थना स्थल एवं खेल के मैदान की व्यवस्था करना। आगे बढ़ते हैं। अब बात आते हैं शिक्षक के ऊपर। फास्ट चलूंगा थोड़ा सा। जी नो प्रॉब्लम। शिक्षक में सबसे पहले दीपक जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि नॉर्मली शिक्षक को बाहर दूरी तक नहीं ले जा सकते थे, जैसे कभी लेडीज स्टाफ जाता था, तो एक किसी विद्यालय में आसपास के दोनों तीन स्कूल के शिक्षक इकट्ठे हुए, दीपक जी ने ऑर्गेनाइज की प्लान पे आए और हम लोगों को बहुत सारे प्रशिक्षण के दौरान फोटोग्राफ। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत संस्था के द्वारा बीच में मैथ लोगों का विजिट होता था, टीचर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका टेस्ट लेके उनका तो पढ़ाने की मैथोलॉजी, टीचिंग एड बनाने का तरीका, उन सब पे भी ज्ञान अर्जन कराने का प्रयास किया। प्रशिक्षक सुश्री चंचल भार्गव द्वारा कोरोना लगभग चल रहा था, स्टार्टिंग फेज में था, तब उस समय बुआएं बहुत हिम्मत करके टीचर्स को हमने जोड़ा और टीचर्स के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की। एक अलग ही अनुभव वाला एक पार्ट था। अब आता है पॉइंट अभिभावक। अभिभावक वो स्तंभ है जो बच्चों को हम तक लाते हैं। सबसे पहले सेटिस्फैक्शन है अभिभावक तक करना, फिर बच्चों को लेके आना। तो सबसे पहले प्रबंधन की तैयारी, फिर हमारे शिक्षक की तैयारी, फिर अभिभावक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रयास क्या किया जाएगा। इसके लिए हम आते हैं बच्चों के लिए जब भी या घर में पेरेंट्स के लिए जब भी बताने के लिए टीचर्स का लैपटॉप लेके गए कोई प्लानिंग के साथ में, तो सबसे पहले बातों में तो पीपीटी की दिखाएं, जिसमें आपको दांत करके भी दांत एक ऐसा है जो कि हमारे चेहरे को सुंदर भी बनाते हैं और असुंदर भी बनाते हैं। बहुत सारी बीमारियों को जल्दी जीवन से मिलता है, तो बहुत बड़ा मैटर था। बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि बहुत सारे बच्चे ब्रश करने से बचते हैं, तो उसको भी इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया गया। अभिभावक संपर्क योजना में टीचर अपना लैपटॉप जमीन पर बैठ के बैठ चार्ज अगर बैठ नहीं हुई तो वो कैसे सपोर्ट लेगा, बहुत सारी बातें इसमें सीखी। एक एक टीचर किया, एक एक जानकारी को कलेक्ट किया और आगे तक सर्कुलेट किया। फायदे हुआ बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो पेरेंट्स जब तक हमारे पास तक नहीं आते थे, हम उन तक पहुंचे तो वो बातें निकल के जो हमारे पॉइंट छूट रहे थे, तो इसका एक फायदा मिला। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक अभिभावक समूह का गठन एवं परिचर्चा, जैसे गवर्नमेंट का मानना है कि स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग के साथ साथ एक गठन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का अभिभावक हो, शिक्षक हो, प्रबंधन हो, तो ऐसे ही स्कूल में एसएमसी वगैरह का गठन हुआ और सभी की मीटिंग समय समय पर प्रस्तावित की गई और एक बड़े अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक एक बहुत बड़ा पेरेंट्स के साथ जोड़ने का एक जवाहर जी का मन का बहुत बड़ा पॉइंट था कि हम लोग पेरेंट्स को कैसे जोड़ें, तो हम लोगों ने क्या अभियान चलाया कि अभिभावक की हमें जो है किसी भी माध्यम से उनकी मैरिज की डेट मालूम थी, डेट पे हम लोगों ने उसका लिस्टिंग किया, अलार्म सेट किया और उसके अकॉर्डिंग कि आज उस फलाने व्यक्ति का मैरिज एनिवर्सरी है, तो अगर संभव हुआ तो उनको स्कूल बुला के साथ सम्मान चाय पिलाया और उनको गाइड किया कि आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी स्टाफ से चला। और अगर कोई नहीं आ पाया, मालूम चला नहीं आ पा रहा, तो उसके घर जाके स्टाफ ने दिया। हर जगह मैं नहीं गया या प्रबंधन नहीं गया, शिक्षक है जिसकी लेकिन उपस्थिति हो, जिससे उनको भी लगे, पेरेंट्स को भी लगे कि यार हमसे जुड़े हुए, केवल फीस तक सीमित नहीं। तो ये सब पद्धतियां अपनाएंगे। अभिभावकों की मनस्थिति को समझने के लिए जैसे सेंट्रल ऑफिस से कॉलिंग करना, डिस्कशन करना, वन टू वे जी का कॉलिंग करना और भी माध्यम चुने गए, जिसमें बच्चों के साथ अहमदाबाद कार्यालय से परिचर्चा की गई, क्षेत्रीय कार्यालय से परिचर्चा की गई। अभिभावकों की सबसे पहले बात ये होती है कि हम जब अभिभावक मीटिंग बुलाते हैं, प्रैक्टिकली स्कूल संचालकों के लिए समझने योग्य बात है, तो अभिभावक मीटिंग में जैसे 40 पेरेंट्स बैठे किसी क्लास के लिए,
तो उसमें से 4 या 5 जो प्रबुद्ध होंगे या जिनको बोलने की बीमारी होगी, हम बीमारी इसलिए कह रहे हैं कि वो किसी की सुनते नहीं, वो अपनी बात सुनाते हैं। और एक अभिभावक ने अगर कह दिया कि ये है, तो जो अभिभावक बोलना चालू कर देते हैं कि हम सब कुछ गलत कर रहे हैं, सब कुछ आपको चाहिए, उसको कैसे सुधारा जाए। तो सबसे पहले उस पर वर्क किया, होमवर्क के लिए उनसे 1 to 2 बात की, आपके बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं, आपके बच्चे की कैसे पढ़ाई चल रही है, अब उसे बोलना है मीटिंग में आने के पहले, वो मैं उससे पढ़ती दूसरे को तो नहीं समझाएगा। और ज्यादातर मम्मी लोगों से पूछा, कोशिश की मम्मी पापा लोग रहते हैं, हम घर में टाइम नहीं दे पाते, हम बाहर रहते हैं, तो कौन टाइम देता है, मम्मी ना। तो मम्मी लोगों को इससे इंट्रोड्यूस किया, उनकी प्रॉब्लम्स को निकाला, उनको कलेक्ट किया, उनको समराइज किया और खास पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जो कॉमन पॉइंट्स थे, तो कॉमन थे उनको हटा दिया और जो खास 10 15 20 प्रॉब्लम 9 प्रॉब्लम थी उनको लेके वर्कआउट किया। फिर हम लोगों ने पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट की, जो पहले हमारे ऊपर चढ़ते थे उनको बोलने के लिए कुछ बचे, ये फायदा इससे मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन शिक्षा समिति द्वारा एकल विचार, कभी-कभी मैं लोग भी पेरेंट्स को फोन करवा देती थी कि आप लोग आइए, हमें आपसे बात करनी है, तो आप लोगों का भी विचार विमर्श चला। आगे बढ़ते हैं। बीच-बीच में मैचिंग्स के लिए और अलग-अलग उनके मत निकलवाना, गांव के अन्य लोग पेरेंट्स के साथ-साथ अन्य लोग क्या विचार रखते हैं हमारे प्रति, वो भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ मैं ऐसे ही बता देता हूँ, विद्यार्थी का पार्ट है जो हम लोगों ने समय समय पर बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी जैसे नैतिक शिक्षा के जोड़ने के लिए कौन सा ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो उनके लिए एक्टिविटी हो, इंजॉयबल भी हो, बट हमारा नैतिक मूल्य उससे परिपूर्ण हो। साथ ही साथ उनमें अच्छे संस्कार का बीजारोपण करना भी हमारे कैलेंडर में डाला गया। और बीच बीच में बच्चों के स्क्रीन देशाटन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पिकनिक कक्षा के अनुसार, ग्रुप के अनुसार, और इन्हीं के ओरछा नजदीक पड़ता है तो मोरछा का विजिट कराएंगे। उनके पाठ में अगर झांसी का रानी लक्ष्मीबाई का किला है तो हमें झांसी ही लेके आना, ये करना सिखाया। अगर उनको गार्डन वाला कोई टॉपिक ऐसा है जो हमें सिखाने योग्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहां ही प्लानिंग करके गए। तो इसके लिए जो 19-20 का सत्र बहुत अच्छा रहा, जिसमें वो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए। 20 से तो सबको मालूम है, घर बैठ के जो कुछ किया। तो उस दरमियान टोटल 11 टूर हमने पूरे सेशन में 1 महीने के दौरान की, और कोशिश है कि किसी बच्चे का क्लास का नुकसान ना हो। जो कक्षा टीचर या जो प्रबंधन का व्यक्ति इस ग्रुप के साथ जाएगा तो एक दिन में 2-2 ग्रुप दिए गए हैं पिकनिक पे, जिससे कि बच्चों को बल्कि लोग नर्सरी का बच्चा है तो 2 किलोमीटर दूर पे कोई ऐसा पॉइंट है जो उनके सीखने होंगे तो वहां लेके गए। इसके साथ साथ ऑनलाइन पद्धति से बच्चों को पढ़ाना, हम लोगों ने जो सीखा उसको बच्चों को प्रैक्टिकली भी किया। बच्चों का एक भी, अगर साल में 9 एग्जाम होते थे तो कोरोना टाइम में 20-21 सत्र में 9 के 9 एग्जाम हुए। 21-22 में तो काफी हद तक स्कूल खुल गया था, बट 9 के 9 ऑनलाइन हुए। पेरेंट जो नहीं सीखते थे वहां तक हम लोग गए, उनको सिखाया, फोन पे सिखाया, वर्बली सिखाया, जैसे बना वैसे सिखाया, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करके 10 के 10 या 9 के 9 एग्जाम कंडक्ट किए। गवर्नमेंट के बाद में नियम आए पढ़ाने पढ़ाने को लेके, हम लोग का सिलेबस पहले ऑलरेडी कंप्लीट है। आज भी उसका हम लोग एक हेल्प लेते हैं बच्चों के लिए कि जो मैटर तो पहले क्रिएट कर लिया था, तो उसको आज अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो मटेरियल उस पर डाल देते हैं तो बच्चे तक पहुंच जाता है। बच्चों को सोशल मीडिया का सही उपयोग करना यहाँ से सीखा। तो ये सब चीजें हम लोगों ने सीखी और अपने जीवन में जोड़ी। बच्चों के और समाज के विकास के लिए जो करना और सीखा, इसको हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और भी रहेगा तो आप देख सकते हैं। एक पॉइंट महत्वपूर्ण है जिसे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी कहा कि नैतिक मूल्यों का, जैन दर्शन के संस्कारों का सिंचन बच्चों में कैसे किया, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं। और मुझे किसी दूसरे माध्यम से पता चला, हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं चांद मोहम्मद खान। मैं किसी दूसरे दुकान पे खड़ा हुआ था, उनको पता ही था मैं यहाँ खड़ा हूँ। उनसे आकर के किसी ने कहा कि अच्छी मछली कहाँ मिलेगी, क्योंकि मोहम्मद थे तो उनको पता होगा। तो उन्होंने जो आंसर दिया उससे मुझे लगा कि मैं सफल हूँ, मैंने अपना एक काम कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन से हमारा बच्चा उस स्कूल में गया है, हम घर में, हमारे घर में बैग भी नहीं रखा। मुझे मिला, कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, एक भी है तो पर्याप्त है। एक और बताना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे बच्चों को पता होता है कि चीटी को मारना या फूल बच्चे को तोड़ना वगैरह पाप लगता है, क्योंकि जान होती है, लेकिन अन्य बच्चों को इस चीज का ज्ञान नहीं होता। हमने उन बच्चों को सिखाया कि जैसे आप में जान होती है ऐसी आत्मा या जान में भी होती है।
तो आज हमारे पास कई सारे बच्चे ऐसे आ जाते हैं शिकायत लेकर के कि सर उस बच्चे ने चींटी को मार दिया, उस बच्चे ने पत्तियां तोड़ दी, उस बच्चे ने ऐसा कर दिया, और उनसे कहते कि आप क्या करेंगे, आप शिकायत क्यों कर रहे हो? उनको शिकायत आ रही थी बहुत सारी, अब क्या शिकायत में क्या करेंगे, शिकायत तो सही नहीं है, उनको शिकायत आप क्या करना चाहते हो, आप उनको दंडित कराना चाहते हो या उनको समझाना चाहते हो? उनको समझाना चाहते हो वो ना करें तो फिर क्या करना चाहिए? हमने कहा आप समझाओ जाकर बच्चों को, जिन्होंने चींटी को मारा है या कीड़े मकोड़ों को मारा है या फूल पत्ते तोड़ी, मैं नहीं समझाऊंगा आपको, उसको समझाना है, डांट दिला मैं डांट देता हूँ, आपको उससे समझाना है, आप समझाओ, तब मेरे पास शिकायत आने बंद होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो स्कूल में बच्चे हैं इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि चींटी या छोटे कीड़े मकोड़ों का ध्यान रखा है, उनमें भी बराबर इस तरह से नैतिक मूल्यों का हम सिंचन कर सकते हैं कि कुछ योजनाएं जिसमें बच्चों को कार्य किया, प्लांटेशन किया, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ बच्चों में अनुशासन, एक पेरेंट्स के पैर छूना, पहले स्कूल में पेरेंट्स को बुला के सबके सामने सिखाया, फिर घर से पेरेंट्स को स्वयं फोटोज भेजे कि देखो मेरे बेटे ने आज ये कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान में एक शिकायत मिल रही है कि बच्चे जो है ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दादा दादी दूर हो जा रहे हैं, मोबाइल से, टीवी से और यहाँ आसपास के सामने दोस्तों से, देखिए अपने दादा दादी के अनुभवों का लाभ नहीं है। तो जैन शिक्षा संबंधी के निर्देशन में तीनों स्कूलों ने एक इनिशिएटिव लिया कि ग्रैंड पेरेंटिंग का सेलिब्रेशन करें, तीनों स्कूल में कॉमन है, अलग अलग डेट्स में होगा, उनके दादा दादी को बुला करके स्कूल में बुला के बुला करके उनके अनुभवों का लाभ लेते हैं और वो अपने दादा दादी आकर के अपने स्टोरी सुना, उनको बच्चों को बताया जाता है कि आपको अपने मम्मी पापा से दादा दादी पूछना जब आप छोटे थे तो कैसे थे, आप कैसे शरारतें करते थे, कैसे पढ़ते थे, उस समय के अनुभव के बारे में। तो अब इस तरह तक हुआ है कि सब बच्चे उनको सुना है। आप जैसे हमारे यहाँ एक नियम है, बच्चों की बाल सभा होती है, पहले नहीं होती, तो बच्चे जो बोलना नहीं सीख पा रहे, दूसरों के बीच में अपनी बात को रखनी बात है, तो हम लोगों ने इसका कैसे सिखाया, तो बच्चों की बाल सभा स्थायी कर दो, हर शनिवार को बाल सभा होगी और अलग अलग क्लासेस में होगी, क्लास वाइज ग्रुप में नहीं होगी। तो उससे अब वो बच्चे बोलेंगे आप कौन सी कविता सुनाए, कौन सी कहानी सुनाए, तो बच्चों को कहा गया कि आप अपनी दादी से सीख करके आओ, अपने दादाजी से सीख करके आओ। तो उसका परिणाम होगा कि जो लोग बोलते कि हमारा बच्चा हमारी बात होती है, आज वो अपने यहाँ पे किसी को बताते काम बोलना है बस, तो अभिभावकों से जुड़ना, बच्चों से जुड़ना, बराबर काम करना। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब इतना काम मैं करूंगा आप करोगे तो आपकी स्कूल, आपका संस्था कैसे प्रोग्रेस करेगा, कैसे अभिभावकों का लाभ साथ नहीं मिलेगा। कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो बचे हुए हैं, 1 मिनट में एक नया प्रैक्टिकल था जिसमें बच्चे की यादें सहेजने के लिए कि वो कैसा था, कक्षा बाय कक्षा उसका फोल्ड है, उसका इमेज हुआ और उसके साथ उसकी क्लास का फोटो हुई। तो ऐसे उसको कलेक्शन पढ़ाने के लिए ये भी और एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, सॉरी ऑनलाइन जो हम लोग ने एक्टिविटीज में ऑनलाइन तरीके से एक हम लोगों ने 26 जनवरी का वार्षिकोत्सव भी बनाया था। इसकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने ऑनलाइन पहले अपने अपने घर से प्रस्तुतियां दी थी कि मैं आज ये करूंगा, तो मैंने टॉपिक लिया था 16 संस्कार, 16 टोलियां बनी थी बच्चों की, 16 टोलियां बन के बच्चों ने और अपने 16 संस्कारों में घर घर से उन्होंने समझाया था, नृत्य करके, एक्टिविटी करके। उसके बाद उन बच्चों को घर घर जाके, क्योंकि कोरोना चल रहा था, मैं सबका कहना था कि बच्चों को क्या पूरे परिवार ने बैठे एक घर जाके मिठाई का डब्बा भी लेके आए थे। मैं स्वयं सबका कहना था कोई नहीं जाएगा, आप जाओगे, आपका है कार्य, आप जाओ। हम लोग ने घर घर जाके फिर कुछ एक्टिविटीज हैं जो उस दरमियान थी। ऐसे ही बहुत सारे प्रशिक्षण कार्य या अन्य कार्य जो बच्चों के लिए ऑनलाइन बालसभा, ऑनलाइन उनके लिए योग डे इत्यादि कार्य संपन्न कोरोना में भी किया गया और स्मारिका में इसको समय समय पर प्रस्तुत भी किया जाता है और बच्चों को भी इससे मौका मिलता है। हम लोगों ने अपने सृजन जो किया, जो ज्ञान अर्जन किया और जो प्रायोगिक ज्ञान अर्जित किया और जो समाज को दे पाए, उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया। इसमें जो कुछ भी कमी रही, जो
उसमें आगे और सुधारियों के कुछ रह गया हो तो हम लोग जरूर प्रयास करेंगे और समाज को एक नए उत्थान की ओर लेके जाएंगे इसी भावना के साथ। धन्यवाद। और